हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और जल्दी से हम स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। आप लाइक कर दीजिए और हम अभी स्टार्ट कर देते हैं। अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये है आपका बीबीए फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से करना है। देखो दोस्तों, एक दिन में सारे न्यूमेरिकल सीखना पॉसिबल नहीं है। तो जिन बच्चों को अगर न्यूमेरिकल नहीं आते हो, प्लीज़ वो अब ज़्यादा परेशान ना हो। जो क्वेश्चंस मैंने इसके पहले थ्योरी में बताए थे, आप उनको अच्छे से कर लीजिए। न्यूमेरिकल्स में जो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको वो आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी आते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है। थ्योरी करके भी आप एग्ज़ाम में पास हो सकते हो। पर पैनिक करोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। मेरे पास कुछ मैसेज आ रहे थे कि सर हमारा पीसीएम था पहले। देखो, मैं आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन इतनी आसानी से आपको अकाउंट्स के न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएंगे अगर आप सारे टॉपिक की तरफ जाओगे। तो मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि आप जो है, एक तो जर्नल एंट्री देख लो। अगर आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन इससे आ जाए तो जर्नल एंट्री जो होती है वो थोड़ी आसान होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पे जाना है जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट कर लो आप। इससे आपका एक लॉन्ग न्यूमेरिकल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, विथ एडजस्टमेंट वाला। डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की दो मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी मेथड को लेके आ सकता है। और आपको रॉयल्टी, इसकी जर्नल एंट्रीज याद कर लेना है एज इट इज। ट्रायल बैलेंस भी आपको करना है। ट्रायल बैलेंस ये काफ़ी इजी होता है। ट्रायल बैलेंस तो अगर जो फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं वो भी इसको बना सकते हैं। तो जर्नल एंट्री हर इंसान कर सकता है, फाइनेंशियल अकाउंट में मेहनत करना पड़ेगी। डेप्रिसिएशन, रॉयल्टी और ट्रायल बैलेंस, इन पे फोकस कर लो आप अभी। और बाकी थ्योरी कर लो, एग्जाम में पास हो जाओगे आप, उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ कि करके इन टॉपिक्स के बारे में। तो देखिए गाइज, ये क्वेश्चन है आपका ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। मैंने आपको बोला जो इजी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रायल बैलेंस क्रिएट करने के लिए आता है आपको ऐसे आइटम्स की जो है वो लिस्ट दिखेगी आपके सामने और अमाउंट दिखेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले तो 4 कॉलम बना लेना है। पहला आपका बड़ा कॉलम बनेगा नेम ऑफ अकाउंट यानी पर्टिकुलर। दूसरा बहुत छोटा बनेगा एलएफ का। एक बनेगा आपका डेबिट अमाउंट और एक बनेगा क्रेडिट अमाउंट। इस तरीके से आपको अपनी कॉपी के 4 पार्ट कर लेना है। पहला नेम ऑफ अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा आपका नेम ऑफ अकाउंट। इस वाले में आ जाएगा एलएफ। यहाँ आपका आ जाएगा डेबिट अमाउंट, यहाँ आ जाएगा आपका क्रेडिट अमाउंट। अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है आपको। पूरा आपको उसका एक आंसर शीट भी दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले आप कुछ चीज़ समझना है आपको। जैसे यहाँ पर पहली चीज़ है आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेकेंड है आपको ओपनिंग स्टॉक। तीसरा है क्लोजिंग स्टॉक। इन तीनों का बेटा जब भी क्वेश्चन में तीनों आइटम दिए होते हैं तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं। क्या? कि अगर ये तीनों आपको गिवन है एक साथ, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक आपको लिखना है, ओपनिंग को नहीं लिखना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तीनों दिए हो, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक को लिखना है, पर ओपनिंग को नहीं लिखना है। सर लिखे कहाँ पर? तो बेटा देखो, ये जो कॉलम है यहाँ जहाँ पे आप लिखोगे नेम ऑफ अकाउंट या पर्टिकुलर, यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट आएगी आपकी डेबिट साइड में। कहाँ पर आएगी गाइस? डेबिट साइड में। सर ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं लिखेंगे? बेटा इनका रूल होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक जब तीनों गिवन हो तो आपको ओपनिंग को नहीं लिखना है, क्लोजिंग और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लिखना है। और अगर मान लो किसी क्वेश्चन में सिर्फ आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दिए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में? सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, तो उस क्वेश्चन में हम ओपनिंग वाले को लिखेंगे और क्लोजिंग वाले को छोड़ देंगे। कहाँ लिखेंगे? वहीं पे ही नेम ऑफ अकाउंट में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक और अमाउंट डेबिट में। मतलब ये तीनों डेबिट में ही आते हैं पर तीनों कभी साथ में नहीं आते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक साथ में आएंगे, उस समय ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो क्या करेंगे? तो हम क्लोजिंग को छोड़ देंगे, ओपनिंग को लिख लेंगे। आगे सैलरी और वेजेस। बेटा नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, सारे खर्चों को डेबिट करते हैं तो इनको भी डेबिट में लिख देना है। सेल्स,
बेटा सामान बेच रहे हैं, गुड्स जा रहा है हमारे पास से, सेल जो होता है वो क्रेडिट होता है। प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट है तो डेबिट में आ जाएगी। ड्राइंग डेबिट होता है। इन्वेस्टमेंट एसेट से तो अगेन डेबिट। क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो क्रेडिट। कैपिटल भी लाइबिलिटी है, क्रेडिट। बस आपको इनको क्या करना है, पहले तो सारे नामों को आपको नेम ऑफ अकाउंट है पर्टिकुलर कॉलम में एक के नीचे एक लिख देना है। फिर बस अमाउंट आपको या तो डेबिट में लिखना है या तो क्रेडिट में लिखना है। और लास्ट में जब आप टोटल करोगे तो दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए, तभी माना जाएगा कि आपने ट्रायल बैलेंस सही किया है। इसका मैं आपको सॉल्यूशन शो करता हूं, पहले आप ये क्वेश्चन अच्छे से देख लो। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका सॉल्यूशन कि आपको किस तरीके से लिखना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके से जो है वो आपको 4 कॉलम बनाना है। नेम ऑफ अकाउंट या इसको पर्टिकुलर लिख सकते हो, LF, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। इन्होंने पहले लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसकी अमाउंट डाल दी डेबिट में, क्रेडिट में डैश कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक, इसको भी लिखा डेबिट में, क्रेडिट में डैश कर दिया। सैलरी और वेजेस डेबिट में, क्रेडिट में डैश कर दिया। सेल्स क्या होता है, क्रेडिट लिख दिया। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट लिख दिया। ड्राइंग डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, ये हमारी एसेट से डेबिट कर दिया हमने। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट में लिखा। कैपिटल्स भी लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट में लिखा। और जब दोनों साइड का टोटल करा तो 13 लाख आ गया दोनों साइड का टोटल। इसका मतलब आपका ट्रायल बैलेंस करेक्ट है। तो ट्रायल बैलेंस बहुत इजी होता है, बस 4 कॉलम बनाना है आपको। अच्छा, इन कॉलम्स के ऊपर आपको पहले सेंटर में लिखना पड़ता है ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर। ये बेटा आगे नहीं, आप उसको आगे लिखना है आपको, मैं नीचे लिख रहा हूँ। ईयर एंडिंग, जो भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन में डेट दे रखी हो, 31 मार्च 2026, 27, 25, वो आपको मेंशन कर देना है और फिर नीचे ये अकाउंट बना देना है। इसमें और क्या क्या आइटम आपको आ सकते हैं, देखो इसमें मैंने एक तो आपको लॉजिक बता दिया कि ओपनिंग क्लोजिंग वाला आपको पूछ सकते हैं। दूसरा एक इसमें देखो और कौन कौन से आइटम इंक्लूड हो सकते हैं। अच्छा, कभी भी अगर डिस्काउंट सिंपल लिखा हो, रेंट लिखा हो, कमीशन लिखा हो, अगर सिर्फ ये लिखे हैं तो इनको एक्सपेंसेस मान के हम डायरेक्ट डेबिट में लिख देंगे इनकी अमाउंट। लेकिन अगर इनके आगे रिसीव्ड वर्ड आ जाए, क्या आ जाए वर्ड, रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, तो फिर इनको हमको क्रेडिट में लिखना है। क्योंकि जैसे ही इनके आगे रिसीव्ड वर्ड लग जाता है तो ये हमारी इनकम हो जाती है, और नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से सारी इनकम क्रेडिट करना पड़ती है। बेटा ये खास करके वीडियोस उन बच्चों के लिए जिनका अकाउंट्स बहुत वीक है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है, अगर रिसीव्ड लिखा है तो उसकी अमाउंट आपको क्रेडिट में लिखना है। सिंपल नाम लिखा है या पेड लिखा है, पेड, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी पेड, इंश्योरेंस पेड, डिस्काउंट, रेंट, कमीशन, तो इन सबको आपको डेबिट में लिखना है क्योंकि एक्सपेंसेस सारी डेबिट होती है। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये भी सारी एसेट्स होती है, सब डेबिट में चली जाएंगी। लाइबिलिटी में और क्या होता है, एक तो आपका क्रेडिटर आ गया है ना, कैपिटल आ गया। इसके अलावा एक आता है बिल्स पेएबल, ये भी हमारी लाइबिलिटी होती है। एक होता है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आप समझते हो, नहीं भी समझते ध्यान रख लो अभी कि ये भी क्रेडिट होता है क्योंकि लाइबिलिटी होती है। इसके अलावा थोड़ा अगर मैं क्वेश्चन को एडवांस करूं कि और एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, तो दो चीज ध्यान रखना है। एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कोई सी भी हो, आउटस्टैंडिंग बोनस, सैलरी, कमीशन वगैरह जो भी होते हैं, अगर आउटस्टैंडिंग है मतलब हमने पे नहीं करे हैं, वो ड्यू है अभी, तो वो लाइबिलिटी में आएगा, मतलब क्रेडिट। जो प्रीपेड है वो डेबिट। आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट, प्रीपेड है तो असेट्स है इसलिए डेबिट। ये आपको ध्यान रखना है। तो इनको अगर सही जगह लिख दोगे और इनका बैलेंस लास्ट में टोटल करोगे तो डेबिट और क्रेडिट साइड का बराबर आ जाएगा। इट मीन्स आपने क्वेश्चन करने में कोई मिस्टेक नहीं करी है। जल्दी से मैं ट्रायल बैलेंस का एक और क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, फिर हम जर्नल एंट्रीज और फिर हम डेप्रीसिएशन इनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन और मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, अगर इनमें से भी कुछ आइटम हम रिवाइज कर लेते हैं अगर एग्जाम में आ जाए तो। आपको लेजर दे के रखा है, मिस्टर सचिन जो है उनका एज ऑन 31 मार्च 2025, इसी डेट की बात कर रहा था मैं। यहाँ पर आपको बैलेंसेस दिए हैं, हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे क्या डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा और आगे बढ़ेंगे। ड्राइंग मैंने आपको पहले ही बोला ड्राइंग डेबिट होता है बेटा।
है ना, बिजनेस का ऑनर बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है कुछ भी चीज़, तो ड्रॉइंग डेबिट। सैलरी हमारी एक्सपेंसेस है बेटा, खर्चे, सैलरी देना, डेबिट। कैपिटल क्या होता है बेटा, क्रेडिट, लाइबिलिटी है। सेल्स रिटर्न, इसके बारे में समझ लो बेटा। पिछले क्वेश्चन में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था। सेल का मतलब होता है जब हम गुड्स को बेचते हैं, गुड्स हमारे पास से जाता है, सेल्स को हम क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट। इसका उल्टा होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है बेचा हुआ माल वापस आ गया, इसलिए इसको हम करते हैं बेटा डेबिट, ये ध्यान रखना। इसका ही उल्टा होता है परचेस और परचेस रिटर्न। परचेस का मतलब होता है कि जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो परचेस को हम डेबिट करते हैं, लेकिन वैसे ही अगर क्या हो जाए, परचेस रिटर्न हो जाए, मतलब कि जिस आपने सामान खरीदा और उसको रिटर्न कर दिया, आपको पसंद नहीं आया, तो इसको क्रेडिट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्रेडिटर बेटा, सन्ड्री क्रेडिटर लिखा हुआ है, कुछ भी अच्छा इसको डेबिट करेंगे, लिख देता हूँ पहले। सन्ड्री क्रेडिटर हो चाहे सिर्फ क्रेडिटर हो, हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि लाइबिलिटी है वो। इन पांचों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करें परचेस रिटर्न, मैंने अभी आपको बता दिया, परचेस होता है डेबिट, पर रिटर्न लग गया तो ये हो गया क्रेडिट। बिल्स पेएबल अभी समझाया था मैंने, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी होती है तो ये भी क्रेडिट। कमीशन पेड, कुछ भी पेड हो तो डेबिट, सिंपल कमीशन लिखा हो तब भी डेबिट। डेटर हमेशा डेबिट होते हैं बेटा। ये कुछ टॉपिक्स और हैं। एक्सपेंसेस सारी डेबिट, चाहे कोई सी भी हो। रिसीवेबल बेटा, रिसीव्ड नहीं है, रिसीवेबल मतलब आपको इस पे पैसे मिलते हैं तो ये आपकी एसेट्स है, तो इसको भी डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अर्न, अर्न मतलब आपको मिला है बेटा, रिसीव्ड है ये, तो डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, क्रेडिट। प्लांट और मशीनरी आपकी एसेट्स है, क्या करना है, डेबिट। सिर्फ आपको आइटम ध्यान रखना है क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है, और आपको लिख देना है, ऑटोमेटिक आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। रेंट आपके एक्सपेंस हैं, डेबिट। ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट। ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, लाइबिलिटी है बेटा। कैश इन हैंड डेबिट होता है, सॉरी मैंने डेबिट लिखना था, क्रेडिट लिख दिया। कैश इन हैंड का मतलब होता है कि जो आपके पास कैश रखा है वो आपकी एसेट्स है, इसलिए डेबिट करा बेटा। परचेस अकाउंट भी डेबिट होता है, मैंने आपको बताया था। कैश एट बैंक, कैश चाहे आपके हैंड में हो चाहे बैंक में हो, डेबिट ही आपकी एसेट्स है वो। सेल्स समझाया था मैंने, क्रेडिट होता है। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स है तो डेबिट। और लास्ट है क्लोजिंग स्टॉक। बेटा मैंने आपको समझाया था कि अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो बस ओपनिंग को लिखो, क्लोजिंग को छोड़ दो। क्लोजिंग स्टॉक कब आता है, जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हो। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया था इसलिए नहीं लिखा। अब आप मुझे इसका आंसर लिखकर बताओगे कमेंट में कि दोनों साइड का टोटल इक्वल आया आपका या नहीं आया और क्या आया। ठीक है, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, कोई बच्चा ये ना बोले मुझसे कि सर ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आया। ये सेम क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाले हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना। वरना कई बार न्यूमेरिकल हम सॉल्व करवाते हैं, बच्चा बोलता है सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, इसके जैसा आया था। हाँ, उसके जैसा ही क्वेश्चन पेपर में आएगा। ये तो आपको तरीका सिखा रहे हैं करना कैसे है। ठीक है, तो ये आपका ट्रायल बैलेंस हो गया। मैं आपको थोड़ी बहुत जर्नल एंट्री बता देता हूँ एक बार। देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन फॉर रॉयल्टी। रॉयल्टी निकालना काफ़ी आसान है। इसकी एंट्री कैसे करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ आपको। जल्दी से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से आप 5 मिनट दीजिए, पूरा रॉयल्टी अकाउंट कल आप एग्जाम में बना के आओगे। थोड़ा सा बिल्कुल फोकस से समझ लो इसको एक बार, खास करके वो बच्चे जिन्होंने इसके पहले ही अकाउंट नहीं सीखा है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर पेएबल बाय द सिग्मा माइंस विच हैज बीन कॉस्ट फील्ड एक्सट्रैक्टिंग फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, इस बातों को थोड़ा हटा दो। मेन यहाँ से रेट ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी कितनी मिलेगी, 75 रुपीज पर टन के हिसाब से। मिनिमम रेंट है आपका 10,000 रुपये पर ईयर। शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकव्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 4 ईयर। शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, मैंने आपको बताया था, किसी भी अगर टाइम पे जो रॉयल्टी की अमाउंट है मिनिमम रेंट से जो कम होती है तो उसको शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। कैसे इसको रिकव्ड करना है वो समझ लेंगे हम। आउटपुट आपको दे रखा है 1994 में 8,000 टन है, फिर 12,000 है, फिर 16,000 है, फिर 20,000 है और फिर 10,000 है। सबसे पहले आपको एग्जाम में ये टेबल बना लेना है। देखो, कोई भी इंसान ये टेबल तो इजीली बना ही सकता है। अगर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट भी लग रहा है आपको तो ये टेबल आप बना दो, इसके ही मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, टेबल कैसे बनाएंगे जल्दी से देख लेते हैं। आइए पूरा फोकस करते हैं। पहले ईयर्स लिख लेना जो क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको, 94, 95, 96, 97 और 98। फिर जितना आउटपुट दे रखा है आपको 8,000, 12,000, 16,000, 20,000, 10,000 टन। रॉयल्टी आपको दे के रखी है 75
पर टन रुपीज दे रखा है, लेकिन इन्होंने सॉल्यूशन पैसे के हिसाब से करा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी खाली हम समझ ले रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने 75 पैसा लिया है इसको, तो अगर आप 8000 को 75 पैसा के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3/4 करेंगे, तो आपका ये आंसर निकलता जाएगा। क्या करना है आपको, 8000 मल्टीप्लाई बाय 3/4, क्योंकि 75 पैसे का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय 100। क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय 100, तो आपका ये आता जाएगा सारी अमाउंट। 75 पैसे थे इसलिए, अगर रुपीज में होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर रुपीज ही लिखा था, खैर आप तो डायरेक्टली समझ लेना, वो तो यहाँ पे सॉल्यूशन में पैसा लिखा है इसलिए मैं आपको पैसा बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे एग्जाम में रुपीज ही लिखा हो तो आपको सीधे जो भी यहाँ टन है उसको 75 या जो रुपए वहाँ लिखे उससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, आपको सीधे 8000। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता 10 रुपये पर टन, तो हम सीधे 8000 को 10 से मल्टीप्लाई करते 80 लिख देते, 12 को एक 20 लिख देते, 16 को एक 60 लिख देते, इस तरीके से हम लिख देते। वो तो यहाँ सॉल्यूशन में पैसा लिखा है इसलिए मैं आपको उसके हिसाब से बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। अगला है मिनिमम रेंट। बेटा रेंट सबके लिए सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। मिनिमम रेंट जो क्वेश्चन में दिया है आपको, मिनिमम रेट वही रहेगा। शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग क्या होती है बेटा, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट को माइनस कर दो। बेटा मिनिमम रेंट है ये, रेट नहीं है, क्या है मिनिमम रेंट, वो थोड़ा क्वेश्चन की मिसप्रिंट है। दोनों को आप माइनस करते जाओगे, दोनों को माइनस करते जाओगे, जब तक आपका रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट ज़्यादा है उसको बोलेंगे शॉर्ट वर्किंग। क्या बोलेंगे, शॉर्ट वर्किंग। जब तक आपकी रॉयल्टी कम है, जैसे 6000 कम है 10000 से, कितना कम है 4000, ये शॉर्ट वर्किंग आ गई। किसी भी कंडीशन में अगर रॉयल्टी ज़्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पे 12000 रॉयल्टी पर रेंट 10 है, तो 2000 बच गए, ये सरप्लस में जाएगा। काय में जाएगा आपका, सरप्लस में। तो शॉर्ट वर्किंग जब मिनिमम रेंट ज़्यादा हो रॉयल्टी से तो उसको शॉर्ट वर्किंग में लिखना है। सरप्लस में कब आएगा, जब रॉयल्टी ज़्यादा हो। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड अपन ने पढ़ा है, शुरू के 4 साल में हम शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर सकते हैं। कैसे रिकवर करेंगे, देखो बेटा यहाँ पर पहले साल की 4000 थी, दूसरे साल की 1000 थी। अब जैसे तीसरे साल में हमको 2000 का सरप्लस हुआ, हमने उसको एडजस्ट कर लिया हमारे इस 4000 वाले में से, कर लिया एडजस्ट। नेक्स्ट ईयर आपको क्या हुआ, सरप्लस हुआ 5000 का। पहले ही हम ये 4 में से 2 एडजस्ट कर चुके थे, तो 2 इसके बचे और एक नीचे वाला, कितने बचे 3000। तो 3000 ये शॉर्ट वर्किंग हमने यहाँ एडजस्ट कर लिया। क्या समझे बेटा, शॉर्ट वर्किंग टोटल 5000 थी, सरप्लस था हमारा 7000, तो पहले हमने 2000 एडजस्ट कर लिए, फिर 3000 एडजस्ट कर लिए। क्लियर है। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, पेमेंट कितना करेंगे हम, वही करेंगे 10,000 जो है, जो मिनिमम रेंट था आपका वही हम पे करेंगे क्योंकि हमने सब एडजस्ट कर लिया है। ठीक है। और लास्ट वाला जो हम रिकवर्ड नहीं कर पाए सरप्लस की वजह से, क्योंकि 4 साल ही करना है हमको, स्टार्टिंग के 4 साल, ये 1 2 3 4 4 साल कंप्लीट हो गए थे, तो इसलिए ये अमाउंट सीधे उठ के आपकी अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग में आ गई आपकी, ये रिकवर्ड नहीं हो पाई क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था आपको फर्स्ट 4 ईयर में रिकवर्ड करना है और ये 5वें साल का आपका है, तो इसको आपको रिकवर्ड नहीं करना है, इसको ऐसे कैसे ही आप अनडिस्कवर्ड में लिख दोगे। ठीक है, आई होप टेबल आपको समझ में आ गई हो। बस एक जो कन्फ्यूजन था आपको बता दूं मैं, ये रॉयल्टी वाला, यहाँ पर पैसा लिखा है, यहाँ पे रुपीज लिखा है, बस इतना कन्फ्यूजन है। अगर पैसा लिखा हो तो जो भी अमाउंट लिखी हो उसको उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 जरूर करना। जैसे यहाँ पे 8000 है तो 8000 मल्टीप्लाई 75 डिवाइड बाय 100, कब, अगर पैसा लिखा हो, और रुपीज लिखा हो तो सीधा मल्टीप्लाई कर देना। अब इतने बड़े तो हो, ये समझ में आता होगा। अब जनरल एंट्री क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हम जनरल एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ सिग्मा माइंस, जो हमारी लीजी है। बेटा जनरल एंट्री आपको याद रख लेना है, जनरल एंट्री क्या करना है आपको याद कर लेना है, अमाउंट चेंज करना है बस, क्वेश्चन कोई सा भी हो सिर्फ अमाउंट चेंज होगी, बाकी जनरल एंट्री आपको एज इट इज करना है। पहली, जब शॉर्ट वर्किंग हो तो डेबिट करना है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी कितनी है 6000, पहले साल में देखो रॉयल्टी कितनी है 6000, शॉर्ट वर्किंग 4000, दोनों को मिला के 10,000 आ गए, काम खत्म। नेक्स्ट एंट्री, अब यहाँ पे पैसे देना पड़ेंगे ना हमको उसको, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, ये जो हमने 10,000 पे कर दिए इसको, एंट्री हो गई बेटा, काम खत्म ये वाला। जो आप यहाँ पे रॉयल्टी की अमाउंट लिखोगे
वही आप थर्ड एंट्री में P&L अकाउंट में डाल दोगे। P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी 6,000 रुपये आ गए, काम खत्म हो गया। ये 1994 का काम खत्म। 3 एंट्री करना है आपको। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश जो हमने उसको पे करा है फाइनली, और P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। अमाउंट आपको जो हमने एनालिटिकल टेबल बनाई है उसमें से पुट करना है। 1995 में भी देखो, पहले सेम एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। सेम है, बस अमाउंट चेंज होगी। देखो अब रॉयल्टी 9 थी, शॉर्ट वर्किंग 1 थी, 10,000 वो एंट्री करे, और जो रॉयल्टी के 9,000 थे उसको P&L में डाल दिया। सेम एज इट इज जो 94 में करा वही 95 में करा। अब आ जाते हैं 1996 के बारे में। बेटा यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई थी, यहाँ हमारा सरप्लस चल रहा था। क्या चल रहा था? सरप्लस। तो जब शॉर्ट वर्किंग हुई नहीं तो डेबिट में लिखेंगे ही नहीं, एंट्री बन जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, जितनी रॉयल्टी 12,000 पूरी डाल दी। अब जो शॉर्ट वर्किंग रिकव्ड करेंगे, अभी तक हम कर रहे थे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, अब करेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश और टू शॉर्ट वर्किंग रिकव्ड। जो हमने 2,000 एडजस्ट करे थे ना, याद आया वो वाले। और थर्ड एंट्री तो P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, जो रॉयल्टी में अमाउंट आएगी P&L में आ जाएगी। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ थर्ड एंट्री में, बस फर्स्ट और सेकंड में चेंज हुआ क्योंकि शॉर्ट वर्किंग नहीं थी। 1997 में आ जाओ, इसमें भी आपको शॉर्ट वर्किंग नहीं थी, सरप्लस था, तो वही सेम एंट्री जो अपन ने 1996 में करी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश और शॉर्ट वर्किंग रिकव्ड, और P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। जो टेबल बनाई है उसमें से रॉयल्टी के 15,000 डाल दिए। रिकव्ड इस बार कितने करे थे हमने? 3,000 रिकव्ड करे थे, याद करो, करे थे ना टेबल के हिसाब से। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो पहले एक बार टेबल कॉपी में बना लो साइड में, वीडियो को पॉज कर दो आप, वीडियो को क्या कर दोगे आप? पॉज, आराम से देखने के बाद, और उसको फिर पहले टेबल साइड में बना लो। और टेबल बनाने के साथ साथ में जब आप एंट्री करोगे तो अमाउंट आपको दिखती जाएगी कहाँ से आई है ये, और जो रॉयल्टी में आया था वो हमने P&L में डाल दिया। क्लियर है? लास्ट एंट्री हमारी 1998 की, इसमें फिर शॉर्ट वर्किंग आ गई। तो जैसे हमने स्टार्टिंग के 2 साल की एंट्री करी थी वही करना है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। यहाँ पे फिर कंडीशन वही हो गई कि जो रॉयल्टी मिल रही है वो आपकी मिनिमम रेंट से क्या है? कम है। कितनी कम है? 2,500 कम है, क्योंकि मिनिमम रेंट 10,000 था बेटा। यह आ गया, रेंट पे कर दिया हमने, और जो रॉयल्टी में था उसको क्या में डाल दिया? P&L में। तो ये लीजी की बुक बन गई आपकी। अब हम लैंड लॉर्ड की बुक में एंट्री करेंगे। अच्छा, इसके पहले रॉयल्टी अकाउंट देख लो। रॉयल्टी अकाउंट बनाना तो बहुत आसान है, इसका लेजर कैसे बनाते हैं? बहुत आसान है। जो जो आपने रॉयल्टी वाली एंट्री करी, जैसे हमने रॉयल्टी की एंट्री करी है यहाँ पे, इसके डेबिट में क्या लिखा है हमने? P&L लिखा है। क्या लिखा है इसके डेबिट में? P&L लिखा है बेटा। तो बाय P&L, बाय P&L, बाय P&L, बाय P&L, बाय P&L, हर साल का P&L अकाउंट लिखते जाओ। 6,000, 9,000, 12,000, 15,000, 7,500। क्लियर है? और इसको काय में डालना है? लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड। ये एंट्री सेम कर देना, लेजर में कोई चेंज नहीं आता, ये आपको उठा के एग्जाम में छाप देना है, एज इट इज लेजर अकाउंट बन जाएगा आपका। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, जो हम लास्ट वाली शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं कर पाए थे ना, क्योंकि फर्स्ट 4 साल का बोला था, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। क्लियर? अब अगर मैं आपको बोलूँ कि लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनाओ, कैसे बनाएंगे? तो जर्नल एंट्री में जहां जहां आपने लैंडलॉर्ड लिखा है, जर्नल एंट्री में जहां जहां आपने लैंडलॉर्ड लिखा है, उस एंट्री के करस्पॉन्डिंग वाली अमाउंट आपको लिखना है। जैसे जहां पे आपने लिखा है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सिर्फ टू कैश लिखेंगे। जहां पर आपने लिखा है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, जो फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं हम, तो बाय रॉयल्टी, बाय शॉर्ट वर्किंग, दोनों अमाउंट डाल दी, टू में आ गया आपका कैश, टेली हो जाएगा हर बार। यही आपका क्वेश्चन बनता जाएगा। देखो मैं आपको यहीं पे एंट्री करके दिखाता हूं कि जर्नल से लेजर में ट्रांसफर कैसे करते हैं। देखो आपकी एंट्री थी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये आपकी जनरल एंट्री थी। हम लेजर किसका बना रहे हैं बेटा? लेजर हम बना रहे हैं लैंडलॉर्ड का। तो लैंडलॉर्ड अगर क्रेडिट है तो हम ये साइड जो होती है क्रेडिट वाली होती है, तो बाय में लिख देंगे रॉयल्टी और बाय में लिख देंगे शॉर्ट वर्किंग। और अगर लैंडलॉर्ड डेबिट में है तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू कैश। सेकंड एंट्री क्या करते हैं हम सेकंड एंट्री ये कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, हम ये एंट्री कर रहे हैं।
तो जिसका अकाउंट बना रहे हैं हम, लैंडलॉर्ड का अकाउंट बना रहे हैं, तो उसका नाम तो लिखेंगे नहीं, उसकी करस्पॉन्डिंग वाला टू कैश लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे भाई? अगर लैंडलॉर्ड डेबिट हुआ है तो लैंडलॉर्ड के डेबिट साइड में लिख देंगे। इस तरीके से आपको इसका लेजर बनाना है। बेटा अगर लेजर नहीं भी बनाना आपको आता है एग्जाम में, कोई बात नहीं, ऊपर की टेबल बना दो, जनरल एंट्री कर दो, उससे भी आपका काम बन जाएगा। बट इसमें कुछ नहीं करना है आपको। बाय रॉयल्टी, बाय शॉर्ट वर्किंग, टू कैश, ये 94 का काम खत्म हो गया। 95 में सेम, बाय रॉयल्टी, बाय शॉर्ट वर्किंग, फिर टू कैश, काम खत्म हो गया। 1996 में सरप्लस बचा था बेटा, जब ने रिकव्ड कर लिया था, तो बाय रॉयल्टी, टू कैश, टू सरप्लस, रिकव्ड। 97 में भी सेम हुआ था, रॉयल्टी, टू कैश, टू सरप्लस। और 1998 में वापस से फिर आपका क्या हो गया था बेटा? शॉर्ट वर्किंग आ गई थी आपकी। ये 1998 में फिर से शॉर्ट वर्किंग आ गई थी आपकी, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, टू कैश, ये एंट्री हो गई आपकी। जहाँ शॉर्ट वर्किंग आई आपकी उस समय आपको बाय रॉयल्टी, बाय शॉर्ट वर्किंग और टू कैश लिखना है। और जब आपने रिकव्ड करा है तो बाय रॉयल्टी, टू कैश और टू शॉर्ट वर्किंग रिकव्ड, इतना ही करना है बेटा। और आपका आखिरी अकाउंट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, इसमें क्या करना है? पहले साल में आपने एंट्री करी थी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो टू लैंडलॉर्ड लिखा, बाय बैलेंस सीडी। फिर इसी को सीडी को बीडी कर दिया अगले साल। फिर इस साल वापस से आपका शॉर्ट वर्किंग हुआ 1000, तो 5000 हो गया। इस बार फिर सीडी कर दिया, सीडी को फिर से अगले साल बीडी कर दिया, बैलेंस डाउन। अब इसमें से क्या हुआ? 2000 आपने रिकव्ड कर लिए, कितने बचे? 3000, फिर 3000 को ट्रांसफर कर दिया, इसको फिर रिकव्ड कर लिया। और लास्ट वाला साल का जो रिकव्ड हम नहीं कर पाए 2500, वो अपने P&L अकाउंट में डाल दिया। तो इसको इस तरीके से शॉर्ट वर्किंग करते हैं। आपके पास जो सीरीज है उसमें जो क्वेश्चन है आप एक बार उसको अटेम्प्ट कर लो। अगर आप उसको ढंग से अटेम्प्ट कर लोगे तो रॉयल्टी अकाउंट आपसे बनना चालू हो जाएगा। एक बार जो मैंने समझाया है बेटा, देखो फर्स्ट टाइम करोगे एकदम से तो शायद समझ में नहीं आए, लेकिन एक बार मेरे कहने पे प्लीज एनालिटिकल टेबल बनाना देख लो, फिर जनरल एंट्री ट्राई करो, और फिर लेजर अकाउंट बहुत आसान है। लेजर के टॉपिक भी सेम है, जनरल एंट्री बिल्कुल सेम करना है, बस अमाउंट चेंज करना है। किन्हीं बच्चे को अगर अमाउंट डालना नहीं भी आ रही है तो प्लीज़ वो टेबल बना के खाली जनरल एंट्री भी लिख दोगे ना थोड़ी बहुत, तो मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। रॉयल्टी अकाउंट बहुत आसान है। क्लियर है मेरी बात? आपको समझ में आ रही है बेटा? तो मैंने ट्रायल बैलेंस करा दिया आपको, एक क्वेश्चन उसका न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा पेपर में। मैंने आपको रॉयल्टी का क्वेश्चन करा दिया, वो आपको मिलेगा। फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट बिल्कुल आएगा एक क्वेश्चन लॉन्ग में उसका न्यूमेरिकल। बट बेटा मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, इतनी आसानी से आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी है, P&L अकाउंट भी है, बैलेंस शीट भी है। तो जिस बच्चे को अगर वो नहीं आता है और अभी तक उसने प्रैक्टिस नहीं की है, तो मेरी यही एडवाइस है, कल सुबह ही पेपर है आपका, आप मत करो उसको, आप थ्योरी कर लो, उसका सिर्फ फॉर्मेट देख लो कि कौन से आइटम कहाँ आते हैं। सिर्फ वही बच्चा फाइनल अकाउंट ट्राई करे जिसने एक बार पहले कर लिया है। ठीक है, बाकी आप जनरल एंट्री कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल एंट्री मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ अभी, उसको देख लो आप। जनरल एंट्री के लिए आपको टोटल 5 कॉलम बनाना पड़ते हैं। पहला कॉलम होता है आपका डेट, दूसरा कॉलम होता है आपका पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम होता है आपका LF लेजर फोलियो, चौथा होता है आपका डेबिट अमाउंट, और ये पांचवा होता है क्रेडिट अमाउंट। इस तरीके से जनरल एंट्री करने के पहले आपको पहले 5 कॉलम बनाना कंपलसरी है। जनरल एंट्री में हमने पढ़ा है कि क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज लिखते हैं हम। अब इसमें जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट करा, नॉर्मली पहला क्वेश्चन यही होता है आपका, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, जो भी नाम लिखे हो, आपको क्या करना है उसको डेबिट में लिख देना है। जैसे मान लो मैंने बिजनेस शुरू करा कैश से, तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट। टू में हमेशा कैपिटल आएगा, टू में हमेशा क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बिजनेस स्टार्ट करते तो पैसा कौन लगाता है? ऑनर लगाता है। तो ऑनर के बदले हम जो वर्ड यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए वो कैपिटल होता है। अब कितने रुपए का कैश लगाया उसने? मान लो 1 लाख रुपीज लगाया, तो हमने डेबिट में 1 लाख लिख दिए, डैश लगाया, और नीचे टू कैपिटल लिखा है तो यहाँ पे क्रेडिट में 1 लाख लिख दिए। क्योंकि हम प्रिंसिपल कौन सा यूज कर रहे हैं बेटा? डबल एंट्री सिस्टम। या नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, और सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में लाइन खींचेंगे। इसके नीचे हम सेकंड एंट्री करेंगे। ध्यान रखना, अमाउंट वाले कॉलम में लाइन नहीं खींचते हैं। क्लियर है?
अगर सर कैश के अलावा उसने बिल्डिंग भी लगाई हो, मशीन भी लगाई हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको भी करके दिखा देता हूँ। इसमें ये समझो बेटा कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करा है, उसमें कैश भी लगाया है आपने, मैं लिख देता हूँ कैश भी लगाया है, आपने बिल्डिंग भी लगाई है, मतलब बिल्डिंग भी खरीदी होगी या जो भी रेंट पे ली है, और आपने फर्नीचर भी खरीदा है, मान लो ये सब खरीदा है और इसकी प्राइस लिखी है आपको। अब इसकी एंट्री कैसे करना है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपन पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे कैश, जो जो बिजनेस में लेकर आए सबको डेबिट में लिख दो, कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आप लिख देना बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आप लिख दोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। वही टू में तो कैपिटल ही आना है, क्योंकि सारा पैसा बिजनेस का ऑनर लगा रहा है, तो टू कैपिटल अकाउंट आ गया। अब यहाँ पे मान लो कैश आपका 1 लाख है, बिल्डिंग आपकी 2 लाख की है, फर्नीचर आपका 1 लाख का है। टोटल कितने होगा बेटा? ये 1 + 2 3 + 1 4। तो कैपिटल में आप लिख दोगे 4 लाख। लाख में लिखना है आपको, है जो भी एग्जाम में दिया हो। तो ये नरेशन लिख देंगे हम, बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, और ये आपका अमाउंट का आंसर इस तरीके से लिखना है। बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो टू में क्या आता है? कैपिटल। इसमें और कौन कौन सी एंट्री खास है जिनको आपको देखना है? एक तो परचेस वाली एंट्री, एक आपको सेल वाली एंट्री, कुछ आपको लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट वाली एंट्री कर लेना है, डिस्काउंट वाली एंट्री आप एक बार ट्राई कर लो। जिनका अकाउंट्स नहीं है 11th-12th में, वो प्लीज सिर्फ थ्योरी कर लो, रॉयल्टी अकाउंट कर लो, फाइनेंशियल अकाउंट विद एडजस्टमेंट कर लो, जो मैं पहली वीडियो में बोल चुका था आपको। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी हो प्लीज वो देख लेना, उसमें थ्योरी क्वेश्चंस कर लो। और ये जर्नल एंट्री के इस तरीके से आपको लिखना रहते हैं। जब आप गुड्स को परचेस करते हो तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, वो भी दिखा देता हूं आपको। ये दो चीज समझो, परचेस गुड्स ₹1000 और परचेस गुड्स फ्रॉम राज 1000। इन दोनों की जर्नल एंट्री में क्या कॉमन है? सबसे पहले जब भी आप ये वर्ड पढ़ लो परचेस गुड्स, तो आपको परचेस अकाउंट और डेबिट में लिखना ही है। क्या लिखना है? परचेस अकाउंट डेबिट। दोनों ही एंट्री में जब भी आपको लिखा है कि आपने गुड्स परचेस किया है, तो परचेस अकाउंट और डेबिट में आएगा। टू में क्या आएगा बेटा? जब भी किसी का नाम नहीं लिखा और कैश में लिखा है आपको, तो सिर्फ टू कैश लिखोगे आप, काम खत्म, अमाउंट डाल देना जैसा डालना सिखाया है मैंने। लेकिन अगर यहाँ किसी का नाम लिखा है और लिखा नहीं फॉर कैश, तो आप यहाँ पे टू राज अकाउंट लिखोगे और हम ये मानेंगे कि आपने उधार परचेस करा है। और जब भी हम किसी से क्रेडिट में परचेस करते हैं तो उसका नाम लिखते हैं। सेम सेल में भी होता है, सेम कंसेप्ट। जब आप गुड्स को बेचोगे और सिर्फ अमाउंट डली है तो हम मानेंगे कैश सेल है वो, और किसी का नाम अगर लिखा है तो हम मानेंगे कि वो क्रेडिट सेल है। क्लियर है ये? इसी तरीके से आपको एग्जाम में एंट्रीज करना है। जर्नल एंट्री का तरीका ये होता है। लेजर उसी तरीके से पोस्ट करते हैं जो अभी हमने रॉयल्टी अकाउंट में सीखा। देखो अभी फिर बता दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल टॉपिक आपको जर्नल करना है, ट्रायल बैलेंस एक बार अच्छे से कर लेना, रॉयल्टी अकाउंट बिल्कुल अच्छे से बनाना सीख लेना। जो मैंने वीडियो में बताया उसको पॉज करके 1-2 बार वापस से देख लेना, और आपकी बुक में जो भी रॉयल्टी वाला क्वेश्चन है उसको मेरे समझाने के बाद एक बार फिर कोशिश करना। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता प्लीज एक बार मेरे समझाने के बाद फिर ट्राई करना। अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ समझ में आ जाएगा रॉयल्टी अकाउंट। इसके अलावा आपको फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट करना है। डेप्रीसिएशन जिन बच्चों को आता है वो ट्राई करें, नहीं आता कोई बात नहीं, टाइम नहीं है आपके पास, इतना कर लो बेटा। देखो आप एक रात में सब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पॉजिटिव रहना, पेपर अच्छा ही जाएगा आपका। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। अगर मेरी कोई भी हेल्प लगती है आपको एग्जाम के बाद, प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ मैसेज कीजिए। और यूट्यूब पर हम लेकर आ रहे हैं 30 डेज 30 करियर ऑप्शंस। तो अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस के बारे में जानना, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। तो हम सबसे पहले उस करियर के बारे में बात करेंगे, डिटेल समझाएंगे क्या होता है, कैसे होता है, और आपके जो भी डाउट्स है वो भी इसको अच्छे से लेंगे। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए भी 9 जून से फर्स्ट ईयर की न्यू स्टार्टिंग हो रही है। तो आप लोग अगर चाहें तो उसमें भी अपना अकाउंट्स वगैरह अच्छा कर सकते हैं, जिनको वाकई में अपना अकाउंट इम्प्रूव करना है। सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए भी आपको यहीं पे सब चीज़ें मिल जाएंगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने इतना प्यार दिखाया, अपनापन दिखाया, वो बना के रखिएगा। और भी हम आपको इसी चैनल पे बहुत सारी करियर ऑप्शंस, गवर्नमेंट जॉब्स,
जो आपके लिए सुटेबल है। सारी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो जॉब्स जो हर कोई इंसान क्लियर कर सकता है, जिनके बारे में ज्यादा बच्चों को पता नहीं होता है, हम उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप पहले कल का पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट गाइज।